का बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे टाइम टू टाइम। सो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की एक्सपर्टाइज लेनी है इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है कॉमर्स ऑप्शनल, उसका सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप जो फाइनल परफॉर्मेंस देते हैं आंसर पे, वो डिपेंड करते हैं। अगर हम बैक रीडिंग करें तो अगर आप जो आंसर पेपर में लिखने जा रहे हैं वो ऑब्वियसली आपके कोर्स से रिलेटेड है, और कोर्स का जो बेसिक है, जो नींव है, वो सिलेबस है। अगर नींव कच्ची या नींव खराब हो जाएगी तो आप एक सही डायरेक्शन पे नहीं जा पाओगे। फिर तो आप जितना भी हार्ड वर्क कर लो, आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो आपको पता नहीं चलेगा। तो आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, इसलिए सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आज कंप्लीट कॉमर्स ऑप्शनल के सिलेबस को देखेंगे जो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में दी हुई है। ये एग्जैक्ट नोटिफिकेशन से ज़ेरॉक्स कॉपी पेस्ट किया गया है, तो आपको बिल्कुल वरीड नहीं होना है कि क्या ये सही है या नहीं। फिर भी स्टूडेंट को अगर रेफरेंस के लिए देखना है तो उन्हें रिकमेंड किया जाएगा इस वीडियो के बाद। हम लिंक में शेयर कर देंगे कि वो डायरेक्ट यूपीएससी की नोटिफिकेशन से भी इसे क्रॉस चेक कर सकें। तो चलिए बिना समय गवाए हम देखते हैं कि यूपीएससी के कॉमर्स ऑप्शनल में सिलेबस क्या है। चलें, सबसे पहला जो पेपर है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, यानी जिसको हम अदर टर्म्स में अकाउंट्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या कवर्ड है? अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी अकाउंटिंग को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। दूसरा पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज। ओके, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। थर्ड हो गया आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में स्पेसिफिक मेंशन किया गया है, केवल जो मेंशन है वही यूपीएससी का पार्ट है। स्टूडेंट बार बार ये क्वेश्चंस पूछते हैं क्लासेस में या टेस्ट सीरीज या गाइडेंस ज्वाइन करते हैं, तो मैम मैं क्या कवर करूं? तो जो इसमें मेंशन है स्पेसिफिकली वही कोर्स का पार्ट है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं रीड कर रही हूँ कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिशिएशन, इन्वेंट्रीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, fixed assets, contingencies, foreign exchange transactions, investment and government grants, cash flow statement, earning per share। केवल सिलेबस में इतना ही मेंशन है, एक्सेट्रा वर्ड नहीं लिखा हुआ है कि आप बहुत कुछ सोच लें उसका, ठीक है। तो जितना मेंशन है मीन्स इतने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंशन है। फिर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस का डिस्कशन एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, जहाँ पे हम एग्जैक्टली डिटेल में कवर करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, इंड एएस क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, सबको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, फोर्थ है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन्स। शेयर कैपिटल के ट्रांजेक्शन्स को पढ़ना है, इंक्लूड इसने क्या कर दिया, यानी शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन्स में जो डिटेल है वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स, यानी बोनस शेयर का भी पार्ट है, राइट शेयर्स भी हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी है, बायबैक ऑफ दी सिक्योरिटीज भी हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स, यानी कंपनी का फाइनल अकाउंट्स। सिक्स्थ क्या है आपका? एमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जनरली एमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन को एक सिंगल पार्ट माना जाता है। एंड जो सेवेंथ पॉइंट है उसको बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। अब जैसे यहाँ पे वर्ड हुआ है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनीज, इट इंक्लूड बोथ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है? नेचर एंड फंक्शन, केवल ये दोनों ही पढ़ना है, एंड यूज किया है, नेचर एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकेंड दिया है इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। थर्ड मेंशन हुआ है आपके कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स, लेकिन कॉन्सेप्ट्स तो कॉस्ट बहुत बड़ा हो गया, लेकिन वही कॉन्सेप्ट्स इन्हें जो कि रिलेटेड होंगे इनकम मेजरमेंट से, प्रॉफिट प्लानिंग से, कॉस्ट कंट्रोल से एंड डिसीजन मेकिंग से, ठीक है। इसको डिटेल में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के सेपरेट वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है मैथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मैथड्स ऑफ कॉस्टिंग में ये सेपरेट पॉइंट है, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको कई जगह पे ABC भी बोला जाता है,
ठीक है। देन वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप एज अ टूल ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। यानी जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है वो केवल 3 तरीके के हैं, जॉब, प्रोसेस एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप एज अ टूल फॉर प्लानिंग। सिक्स पॉइंट है आपका इंक्रीमेंटल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग एज अ टूल ऑफ प्राइसिंग डिसीजन। तो प्राइसिंग डिसीजन भी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसमें केवल 2 ही एरिया को इन्होंने फोकस किया है, इंक्रीमेंटल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग। सेवेंथ पॉइंट है प्रोडक्ट का डिसीजन। प्रोडक्ट का डिसीजन कैसे करेंगे, मेक करना है, बाय करना है, यानी कोई मशीन है उसको मेक करना है, बाय करना है, और या बिजनेस को कंटिन्यू रखना है, या शट डाउन डिसीजन, तो प्रोडक्ट्स और सबके डिसीजंस। ठीक है। एट्थ पॉइंट जो है वो है टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। कौन कौन से तरीके हैं कॉस्ट कंट्रोल के, टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन के अंदर में पहला जो टेक्निक है वो है बजटिंग एज अ टूल ऑफ प्लानिंग, एंड दूसरी जो बात हुई है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियस एनालिसिस। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियस एनालिसिस आपका एक पार्ट है। ठीक है। उसके बाद नाइन्थ जो है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, और टेंथ है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। देखिए सिलेबस में ये नंबर नहीं दिए हुए, ये आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको नंबर फॉर्म में किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद जो नेक्स्ट आपका जो ब्रॉड कवर है वो है टैक्सेशन का। ठीक है, टैक्सेशन में यहाँ पे आपका बोथ इनडायरेक्ट टैक्स प्लस डायरेक्ट टैक्स दोनों ही कवर हुआ है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स दोनों कवर हुआ है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। वन सेकेंड, थोड़ा सा विजिबिलिटी में इश्यूज आ रहा है, सो आई मेक इट करेक्ट। ओके, अभी अभी आपको ठीक होगा आई थिंक। चलिए, इनकम टैक्स में जो कवर हो रहा है, मैंने बोला इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, तो इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और आपका जो वैट एंड सर्विस टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। ठीक है, सो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स ही है केवल, और उसमें उसके क्या है पार्ट्स, डेफिनेशन। इनकम टैक्स में डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ रिलेवेंट डेफिनेशंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं हमारे स्टडीज़ में, हम उसी को कवर करेंगे। ठीक है, बिकॉज स्पेसिफिकली डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, बट अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको वो डेफिनेशन हेल्प करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी रेजिडेंशियल स्टेटस। डिटेल में टैक्सेशन का सिलेबस ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, स्टूडेंट को रिकमेंड करेंगे आप उसको जाके देख लें। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इनकम विच डू नॉट फॉर्म ऑफ टोटल इनकम, दैट इज एग्जेम्प्ट इनकम। एंड द फोर्थ पार्ट इज कंपुटेशन ऑफ द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल ओनली, केवल इंडिविजुअल की इनकम के बारे में पूछा अंडर वेरियस हेड्स। हेड्स कौन से होते हैं, सैलरी होती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एंड नेक्स्ट हेडिंग है कैपिटल गेन, एंड देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद कंपटीशन के बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो है इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम, यानी क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में बात हुई है। ठीक है, उसके बाद जो आपका कवर है वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, एंड देन डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, यानी चैप्टर 6A। ठीक है, देन इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएंगे, डायरेक्ट टैक्स ओवर है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका आता है साइलेंट फीचर्स एंड प्रोविजंस। अब प्रोविजंस जो वर्ड यूज किया ना ये बहुत ही ब्रॉड हो गया, यानी सारे प्रोविजंस रिलेटेड टू वैट एंड सर्विस टैक्स। अब स्टूडेंट कंपेयर करते हैं और पूछते हैं मैडम जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं उनके लिए बता दूं जीएसटी जो है वो इन दोनों का मर्ज करके ही बना है, बट कुछ आइटम है जो कि अभी भी सेपरेट हैं। ठीक है, तो वैट और सर्विस टैक्स स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, बट 99% आइटम ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं। तो फॉर द पर्पज ऑफ द अमेंडमेंट आपको बेसिक नॉलेज जीएसटी की होनी चाहिए, बिकॉज वो आपकी जीएस पेपर 3 का भी पार्ट है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स है वहाँ पे। चलिए, आई होप टैक्सेशन का आपको क्लियर हो गया हो पॉइंट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग यानी ऑडिट का जो पेपर है, ऑडिट के पेपर में टॉपिक है पहला कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट के अंदर आएगा ऑडिट रिलेटेड टू डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट डिवाइड किया जा सकता हो, फिर डिविडेंड, फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस, ये कंपनी ऑडिट के बाद है, फिर टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट इज अ सेपरेट हेडिंग, फिर बैंकिंग ऑडिट, ये तो कंपनी ऑडिट क्या है क्योंकि टैक्स ऑडिट भी कंपनी की होती है। ठीक है,
सो ऑडिट रिलेटेड टू डिविजिबल प्रॉफिट, डिविडेंड, और कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है, ये कंपनी में भी आते हैं और कंपनी के बाहर भी आते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड टैक्स ऑडिट। फिर ऑडिट ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल सोसाइटीज और ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन, यानी चैरिटेबल जो है वो सोसाइटीज भी हो सकती हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट भी होते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभी पेपर 1 चल रहा है। पेपर 1 के फर्स्ट पार्ट में जो हमने देखा, पेपर 1 जो है आपका, जैसे पेपर 1 है वो 2 पार्ट में आपका बटा हुआ है। ठीक है, ए सेक्शन एंड बी सेक्शन। ठीक है, तो ए सेक्शन में आपका आ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिट, ये 4 सब्जेक्ट्स हो गए, ये ए पार्ट में आ गए। बी पार्ट में आपका आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, बी पार्ट में आपका आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट। ओके, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका क्या क्या आता है, चलिए देखते हैं। फाइनेंस के फंक्शन पूछा है, तो फंक्शन में उनका नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव पूछा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक, फिर रिस्क एंड रिटर्न का रिलेशनशिप पूछा है। फिर टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, कौन कौन से टूल होते हैं, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बट अ ह्यूज कवरेज सिलेबस का एक तरीके से। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आपका आएगा उसके प्रोसेस, उसके प्रोसीजर्स, उसके अप्रेजल्स मैथड। ठीक है, फिर उसके बाद रिस्क क्या है, अनसर्टेनिटी एनालिसिस एंड उसके मैथड्स भी। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रॉड हेड है उसके अंदर है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में उसका कॉन्सेप्ट लेंगे, कंप्यूटेशन देखेंगे, स्पेसिफिक कॉस्ट का, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, CAPM एज अ टूल ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, यानी CAPM जो है वो इक्विटी से रिलेटेड है, उसको स्पेसिफिकली मेंशन सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो यानी ये जो हेडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर, क्योंकि इक्विटी के अंदर इसको स्पेसिफिकली कवर किया गया है। चले नेक्स्ट जो है आपको फाइनेंशियल डिसीजन में लिया हुआ है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर स्पेसिफिक थ्योरीज का नाम लिया गया है, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, MM अप्रोच यानी मोदिग्लानी मिलर अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर का मेन हेडिंग जो है वो डिजाइनिंग लिया गया है, लेवरेजेस लिए गए हैं, टाइप्स ऑफ लेवरेजेस, जैसे आपके ऑपरेटिंग है, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेजेस है। ठीक, फिर रिलेशनशिप है आपका EBIT और EPS से, तो इसका आपको कैलकुलेशन भी पूरा आना चाहिए, उसका एनालिसिस आना चाहिए। ठीक है, एंड अदर फैक्टर, यहाँ पे अदर फैक्टर काफी ब्रॉड वर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कवर है वो है डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म के अंदर क्या आता है, वॉल्टर मॉडल आता है, MM आता है, फिर उसके बाद गॉर्डन मॉडल आता है, लिंटर मॉडल आता है आपका। ठीक है, और जो फैक्टर्स हैं डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं, ये 4 मॉडल के अलावा जो फैक्टर्स डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं वो भी सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, और क्या कवर है आपका इसमें, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग कैसे होगी वर्किंग कैपिटल की, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं वर्किंग कैपिटल के, कंपोनेंट्स क्या होते हैं वर्किंग कैपिटल के। ठीक है, फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल का कैश सिस्टम, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल को डिटेल में स्टडी करना है, कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल को। एंड लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, जिसमें फोकस किया गया है मर्जर एंड एक्विजिशन पे, लेकिन केवल एंड केवल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो पार्ट बी का पहला पार्ट था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब पार्ट बी का जो है, ठीक है, ये पेपर 1 पार्ट बी का सेकेंड सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सो इसके अंदर आ गया इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ना है आपको, इंडिया की हिस्ट्री और थोड़ा सा उसके बेसिक नॉलेज। ठीक है, ओवरव्यू लेना है मनी मार्केट का, उनके पार्टिसिपेंट का, स्ट्रक्चर का, इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, फिर उसके बाद कमर्शियल बैंक के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है सिलेबस में। रिफॉर्म इन द बैंकिंग सेक्टर्स क्या है, शुरू से लेके अब तक सारा रिफॉर्म्स आपको बताना है बैंकिंग सेक्टर में। मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द RBI। ठीक है, और RBI को एज रेगुलेटर स्पेसिफिकली कवर किया गया है। नेक्स्ट कैपिटल मार्केट के बारे में पूछा गया है। सो कैपिटल मार्केट के अंदर आता है आपका प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, दोनों को स्टडी करने को बोला गया है।
उसके बाद बोला गया है फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ना है, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, और न्यूज़ में काफ़ी नए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं तो आपको उसकी भी नॉलेज लेनी है। नेक्स्ट इनोवेटिव डेप्थ इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ने। अब इनोवेटिव डेप्थ इंस्ट्रूमेंट क्या है और इसकी मीनिंग क्या है और इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं ये भी पढ़ना है आपको। और एसबीआई एज अ सेबी सॉरी एज ए रेगुलेटर स्टडी करना है। लास्ट जो बोला है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। न्यूज़ में कई बार नई सर्विस भी आ जाती तो कई बार वो आपके करंट अफेयर्स का पार्ट होने की वजह से भी सिलेबस में इंक्लूड हो जाता है। म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इंश्योरेंस, IRDA। ठीक है, सो ये आपका पेपर 1 का पार्ट A एंड B मैंने कवर कर दिया। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि इनको कहाँ से कवर करना है। मैं आपको बता दूं अब तक कोई ऐसा स्पेसिफिक सोर्स नहीं है जहाँ पे यूपीएससी के व्यू पॉइंट से सारा कुछ कवर हो एक ही प्लेस पे। देयर आर न्यूमरस सब्जेक्ट्स बुक्स, सो इसीलिए हम गाइडेंस प्रोग्राम में जो मटेरियल इंक्लूड करते हैं सारी चीज़ें कंपाइल्ड अप होती हैं जो कि यूपीएससी के व्यू पॉइंट है। क्योंकि देखिए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके यूपीएससी के हैं, सीए के हैं, सीएस के हैं, या कुछ बच्चे फॉरेन एजुकेशन के लिए सीएमए भी करते हैं, और सॉरी कॉस्ट मैनेजमेंट भी है आपका, और आपका यूजीसी का पेपर होता है, एसएससी का पेपर है। तो हर पेपर डिफरेंट है, सबके रोल अलग हैं। तो जब रोल होते हैं अलग तो सिलेबस अलग होता है। ठीक है, और सिलेबस अलग होता है तो सिलेबस में वो टॉपिक क्यों इंक्लूड किए होते हैं उनका उस कोर्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, सो अगर आप एक आईएएस सिलेक्ट हो रहे हैं या आईआरएस सिलेक्ट हो रहे हैं और आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपके ह्यूज चांसेस होते हैं कि आपको जो आपको लोकसभा या राज्यसभा में मीटिंग होती है तो वहाँ पे नोटिंग के लिए आप बैठें, या आपकी अगर आपकी टॉप रैंकिंग आती है तो, या आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को देखते हैं। कॉमर्स का इसीलिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है ऑप्शनल का। ठीक है, और ये स्कोरिंग क्यों है, बिकॉज देखिए न्यूमेरिकल को अगर आपने करके पहले से स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, इसका रिवीजन आपको बाद में इतना नहीं देना पड़ता। थ्योरी को तो नॉर्मली कमांड करना पड़ता है। करंट अफेयर्स देखिए सब सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ करंट अफेयर्स के बेस्ट पार्ट के जो जीएस पेपर 3 का है वही इसमें इंक्लूड है। ठीक है, प्रोबेबली इट्स ऑल सेम। ठीक है, तो देर इज नो नीड टू गो वरी अबाउट कि यार इतने सारे करंट अफेयर्स। ठीक है, सो ये पेपर 1 पार्ट ए एंड पार्ट बी का सिलेबस डिस्कस हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पेपर 2। ठीक है, यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल सिलेबस में पेपर 2। पेपर 2 में भी ए एंड बी है। अब हम पहले देखेंगे ए में, जो कि OT एंड OB है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एंड बी पार्ट में हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पे देखते हैं। नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही बेसिक सा पूछा है, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड लीगल। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बारे में पूछा है। गोल कौन से हो सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सिंगल गोल, मल्टीपल गोल। ठीक है, उसके बाद सेपरेटली पूछा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये हेडिंग बहुत छोटी लग रही बट डिटेल में इन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला है एवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशन की जो थ्योरी है, जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने कई साल दिए अपने रिसर्च की और थ्योरी फॉर्म की है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, उसको बस अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी थ्योरी है, क्लासिकल है, न्यू क्लासिकल थ्योरी है एंड सिस्टम अप्रोच है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट किसका, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का। ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के बेसिक चैलेंजेस को स्टडी करना है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन एक हेडिंग है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रोसेस, इसको सेपरेटली सिलेबस में कवर किया तो उसको ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस, स्टैंडर्डाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन एंड म्यूचुअल एडजस्टमेंट। ठीक है, जिनको सिलेबस में बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन है उसको आपको स्ट्रांगली कमांड करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके जब थ्योरीज आती तो बहुत ज़्यादा थ्योरी आ गई, ये कॉन्सेप्ट आ गए तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ गए, ये टाइप्स आ जाते हैं, मेथड आ जाते हैं, तो बहुत होते हैं। बट जो सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया है उसको आपको 100% कवर करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फिर
मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट, डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग के बारे में बोला है, कैसे अथॉरिटी एंड कंट्रोल, यानी अथॉरिटी के बारे में एंड कंट्रोल के बारे में, लाइन एंड स्टाफ के फंक्शंस के बारे में, स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। टाइप्स तो बहुत सारे आपने बहुत जगह पढ़ लिए होंगे, बट रिसर्चर्स की ही हमेशा थ्योरी पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो कौन सा है, फंक्शनल है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। देन नेचर एंड बेसिस ऑफ पावर के बारे में बोला है, पावर के अंदर आ गया आपका नेचर एंड बेसिस ऑफ पावर, सोर्स क्या है पावर के, पावर स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिक्स क्या है। फिर इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर एंड मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। यू वोंट बिलीव इट कि ये यूपीएससी ने ये जो कॉमर्स का सिलेबस फ्रेम किया है, ये आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पे लेके चला जाता है, जिसमें कि आप एक मैनेजमेंट में भी एक्सपर्ट हो जाते हो, ठीक है। क्योंकि आपके लिए फाइनेंस के ऑप्शन खुल जाते हैं, आप मैनेजमेंट अच्छे करने लगते हो। सो और एथिक्स तो आपका जीएस पेपर 4 ऑलरेडी है, तो यू आर टोटली रेडी फॉर द पोस्ट, ठीक है। केवल पोस्ट नहीं हासिल करनी ना, मज़ा तो तब है जब पोस्ट ऊंची हो, बरकरार रहे और एवरी टाइम वो ग्रो करती रहे, ठीक है। और वो तभी होगी जब आपके पास एक एक्सपर्टाइज नॉलेज होगी, ठीक है। सो दैट्स वाई कॉमर्स ऑप्शन इज वेरी वेरी अप्रिशिएबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है इसीलिए लेते नहीं हैं इस ऑप्शनल को अभी तक, बट वंस दे एनालाइज द सिलेबस और दे अंडरस्टैंड विद द प्रीवियस पेपर, अगर वो देखेंगे तो कॉमर्स ऑप्शनल के स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ठीक है। ये आपका पेपर 2 है, उसमें पार्ट ए चल रहा है। पेपर 1 द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और पेपर 2 आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, ठीक है। चलिए, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट पूछा है ऑर्गेनाइजेशन का। फिर इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन में पूछा है पर्सनालिटी के बारे में, उनकी थ्योरीज, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। फिर परसेप्शन पूछा है और परसेप्शन के मीनिंग एंड प्रोसेसेस पूछे हैं। केवल मीनिंग के प्रोसेस नहीं आता है, परसेप्शन के अंदर सारे टॉपिक कवर होंगे, बट आपको मेनली फोकस मीनिंग एंड प्रोसेस पे करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोटिवेशन, मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट लेने हैं, थ्योरी एंड एप्लीकेशंस लेने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीडरशिप, उनके थ्योरीज एंड स्टाइल्स अंडरस्टैंड करने हैं। देन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ठीक है, उनकी मीनिंग, उसका इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर वेज ऑफ एनहेंसमेंट उसका, ठीक है। देखिए आप सब कुछ कवर है, आप खुद देखेंगे सिलेबस में कि इट प्रिपेयरिंग यू टू बी कॉल्ड एज एन ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के अंदर आता है मीनिंग और उसके इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, वेज ऑफ इट्स एनहेंसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी सर्किल, क्वालिटी सर्किल के अंदर आएगा मीनिंग एंड उसका इम्पोर्टेंस। फिर मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज है, ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट बी में, पेपर 2 पार्ट बी, ठीक है। पहला पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ HRM। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, परफॉर्मेंस अप्रेजल, 360 डिग्री फीडबैक सेपरेटली दिया है, 360 डिग्री फीडबैक के बारे में तो डिटेल में कवर करेंगे। सैलरी एंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन, जॉब इवैल्यूएशन, एम्प्लॉय वेलफेयर, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स एंड सेपरेशन। बहुत ही छोटे पैराग्राफ में दे दिया, बट सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा है तो डिफिकल्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो वन टाइम कवरेज है, ठीक है। द लास्ट सब्जेक्ट पेपर 2 पार्ट बी का पेपर 2, ठीक है। फर्स्ट आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था और लास्ट है आपका इंडस्ट्रियल
रिलेशन। देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के सिलेबस के बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी। सो जल्दी से पहले हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के सिलेबस को देख लेते हैं। मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन, ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री का भी कवर हो गया सिलेबस, कहीं नहीं है, सब जीएस से ही इर्द गिर्द कवर हो रहा है आपका। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ठीक है। नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कैसे कैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं, स्ट्राइक, लॉकआउट्स, कॉजेस ऑफ डिस्प्यूट, प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स। ये आपको तो जनरली प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपके पास ये नॉलेज रहेगी सो यू आर इजी टू कॉन्कर ऑन द प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म में अच्छे से कॉन्कर कर जाओगे। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जल्दी से याद कर लो, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी तुरंत याद आ जाएगा। फिलॉसफी, रैशनलिज्म, प्रेजेंट डे स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, एजुकेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन इन पब्लिक एंटरप्राइजेस, ओके। एब्सेंटीज्म, लेबर टर्नओवर इन इंडियन इंडस्ट्रीज एंड देयर कॉजेस, उनके कारण और रेमेडीज क्या हो सकती है उनकी, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शन, दैट इज ILO, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि कॉमर्स ऑप्शनल का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। आपकी नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप एक राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट बार बार पूछते हैं, मैम कौन से बुक लेनी है, कौन सा कोर्स लेना है। सो आई रिकमेंड यू कि कोई भी बुक अभी तक एज ऑन डेट ऐसा नहीं है जहाँ पे यूपीएससी के सारे टॉपिक्स कवर्ड हों, ठीक है। तो आई वोंट गिव पॉजिटिव टू एनी बिट नॉर अ निगेटिव, अभी तक कोई ऐसी बुक नहीं है। वी आर वर्किंग ऑन इट विद द कमिटी मेंबर्स कि हम एक ऐसा मटेरियल अवेलेबल कराएं विद द रीजनेबल कॉस्ट कि आपको अफोर्डेबल भी हो और क्वालिटी नॉलेज मिले, बिकॉज कॉमर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको जीएस पेपर से आपकी लिंक कर रहा है, और उसके बाद जीएस पेपर के अलावा ये आपको एक डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि यूपीएससी करके केवल आईएएस, आईपीएस और आईआरएस बनना नहीं है, आपको अपने लाइफ में ग्रो करना है एवरी सिंगल डे, ठीक है। सो नॉट मोर टॉकिंग मच, जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लाइक है तो प्लीज़ थम्स अप करें, और अगर नहीं पसंद है तो आपके वैल्यूएबल सजेशंस दें कमेंट सेक्शन पे, उन सजेशंस पे हम एनालिसिस करेंगे और अगर लगा तो उन्हें फ्यूचर वीडियोस में इंक्लूड करेंगे, ताकि आपके पास एक क्वालिटी नॉलेज शेयर कर सकें और एक क्वालिटी ऑफिसर्स हमारे यहाँ से निकल सकें। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी नए वीडियोज़ अपलोड हो आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत।